रहीम हम लोग पढ़ रहे थे ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस। तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस को कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। एक इस तरह से कि उनका कॉज क्या है, ठीक है। या तो वो किडनी के अंदर डिजीज़ेस हो रही हैं, प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, उसके आगे डिफरेंट टाइप्स। या फिर वो सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं कि कोई सिस्टमिक डिजीज़ है उसके साथ हो रही है ये डिजीज़, ठीक है। या फिर हेरिडिटरी है, ठीक है। इस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। अब अगर इस तरह हम देखें, एग्ज़ाम में अगर है तो इस तरह ही लिखनी है। प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कौन कौन सी हैं? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाती है, इसको हम PSGN भी कहते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और फिर हम इसमें आती जाती है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके अलावा मिनिमल चेंज डिजीज़, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल एंड डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। IgA नेफ्रोपैथी, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सेकेंडरी डिजीज़ बहुत सारी हैं, लूप SLE के साथ होती है, एमाइलॉइड डिपोजिशन के साथ, डायबिटीज़ के साथ, ठीक है। और कई सारी आर्थराइटिस हैं उनके साथ हो सकती है। हेरिडिटरी में जो इंपॉर्टेंट है अल्पोर्ट सिंड्रोम, नेल पटेला एंड फैब्री डिजीज़। अच्छा, इस तरह से ना याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अब हम लोग किस तरह करेंगे, हम लोग इस तरह याद करेंगे कि हमें इनका क्लिनिकल फ़ीचर पता होगा, ठीक है। हम जो ही क्लिनिकल फ़ीचर्स पढ़ेंगे तो हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कि कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। अब वो जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। कि हम लोग इन सारी प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मेनली सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो इन डिजीज़ को क्यों ना हम इस तरह क्लासिफाई कर लें कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ अपेयर होती हैं या फिर नेफ्रेटिक सिंड्रोम के साथ अपेयर होती हैं, ठीक है। तो इन सब में से कौन सी हैं जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम के साथ अपेयर होती हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना। हमें नेफ्रेटिक वाली का पता होगा, नेफ्रोटिक वाली का पता होगा, तो हम उसमें से 3-4 जो होंगी वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। फिर हम डिफरेंट कॉजेज़ वगैरह को देखो डायग्नोज ईजीली बना लेंगे। तो हम पढ़ेंगे भी इस तरह, ठीक है। हमने हमारा अल्टीमेट जो चैलेंज है वो ये है कि पढ़ने के बाद हम लोग ये टेबल हमें सिर्फ याद करना है, ठीक है। और ये टेबल हमें याद हो जाएगा तो हमारे MCQs SCQs सारा कुछ हो जाएगा, ओके। इसीलिए मैंने पहले पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर सारा कुछ करवा दिया है कि जस्ट हमने अब ये फिट इन करना है। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जो कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम के साथ अपेयर होती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी डायग्राम ली है। अगर इसमें देखें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली भी हैं और नेफ्रेटिक सिंड्रोम वाली भी हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली कौन सी हैं? मिनिमल चेंज डिजीज़, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी और एमाइलोइडोसिस, ठीक है। और नेफ्रेटिक के साथ कौन सी अपेयर होती हैं? PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके अलावा IgA नेफ्रोपैथी और एल्पोर्ट सिंड्रोम, ठीक है। और 2 डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो कि जिनके अंदर अल्टरनेटिव पैटर्न होता है, जिनके अंदर दोनों के फीचर्स होते हैं, जिसमें सबसे मेन है मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 2। इसको हम डेंस डेपोजिशन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब रिवाइज नहीं करूँगा नेफ्रेटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होते हैं, होपफुली आपको पता हो। आपको ये पता होना चाहिए नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या होता है, हेमाटोयूरिया, ठीक है, मेनली। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्या चीज़ होती है, प्रोटीन यूरिया, ठीक है, ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। होपफुली आपको ये सारी बातें याद होंगी, सही है। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं नेफ्रेटिक सिंड्रोम के साथ कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो पहले हम नाम याद कर लेते हैं, ठीक है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसी को हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डेंस डेपोजिशन डिजीज़, या इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 2, ये आपको नाम याद करनी है। और IgA नेफ्रोपैथी, सही है। तो 4 ही डिजीज़ हैं, आपको ये नाम याद करनी है। एक और डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं अल्पोर्ट सिंड्रोम, ठीक है। वो इस टेबल में मैंने नहीं बनाई लेकिन इसके नीचे डिटेल मैंने दी हुई है, ओके जी। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या जिसको हम कहते हैं एक्यूट ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये नाम ज़्यादा आसान है, इससे हमारी पैथोलॉजी भी इजीली याद हो जाएगी हमें, ठीक है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्लिनिकल फीचर्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। सारी की सारी किसके साथ अपीयर होंगी, नेफ्रेटिक सिंड्रोम के फीचर्स के साथ, ठीक है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम के फीचर्स क्या क्या होते हैं?
प्रोटीन यूरिया होता है, माइल्ड होता है, लेकिन मेनली क्या चीज़ होती है, हिमेटोयूरिया सबसे मेन। रेड कास्ट आती है यूरिन के अंदर, रेड सेल्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा क्या चीज़ होगी, एडीमा होगा, ठीक है, सॉल्ट रिटेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। तो अब ये वाले फीचर जब आपको दिए हुए होंगे ना, तो आपने शॉर्ट लिस्ट करके इन डिजीज़ पे आ जाना है, और फिर इनमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं वो देख के आपका डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगा और होपफुली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब ये वर्ड क्या क्या हिंट दे रहा है हमें। मैंने जब आपको हिस्टोलॉजिकल पिक्चर्स पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी प्रोलिफरेटिव लगा होता है तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या हो रहा होगा, हाइपर सेलुलैरिटी होगी, ठीक है। तो एक हमारा हिस्टोलॉजिकल हमारे माइंड में आ गया कि मैंने हिस्टोलॉजी लिखनी है सपोजिंगली, तो एक चीज़ तो यहाँ पे आ गई। फिर मुझे पता है कि हाइपर सेलुलैरिटी क्यों होती है, या एंडोथीलियल सेल्स जो होंगे वो ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे होंगे, या मेसेंजियल सेल्स जो होंगे सपोर्टिंग सेल्स वो ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे होंगे, या न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइट्स वगैरह की इन्फिल्ट्रेशन होगी। तो यही कॉजेज़ हो सकती है ना। तो हिस्टोलॉजी तो मेरी क्लियर है एटलीस्ट। अब एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का अगर मुझे दूसरा नाम याद है तो मेरी पैथोलॉजी भी क्लियर है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इससे मुझे समझ आ गई है, क्या समझ आ रही है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। मतलब क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है जिसके बाद एंटीबॉडीज़ बनी हैं और उसकी वजह से इम्यून कम्प्लेक्स बने हैं और डिजीज़ आ रही है। अब अगर मुझे थोड़ी सी और डिटेल याद है पीछे से जो हम पढ़ के आए हैं, तो मुझे ये भी पता हो जाएगा कि ये कहाँ पे डिपॉजिट जो होंगे वो जाके लगेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाली पिक्चर याद आ रही है कि जिसमें मैंने कहा था कि एंटीजन पहले पहले आ जाते हैं, वो सब एपिथेलियल जाके डिपॉजिट हो जाती है एंटीजन, मतलब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की एंटीजन जहाँ भी आ गई, ठीक है। उसके बाद उसके पीछे पीछे एंटीबॉडीज़ चलती आई, एंटीबॉडीज़ भी आके यहाँ पे डिपॉजिट होगी एपिथेलियल के नीचे, सब एपिथेलियली। तो सब एपिथेलियल मेरे पास क्या होंगे, डिपॉजिट्स होंगे। इजी है ना, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होंगे। तो ये किस तरह पेयर होंगे, डोम शेप पेयर होंगे, इस तरह डोम की तरह। डोम क्या होता है, गुंबद देखा हुआ है ना मस्जिद का, डोम शेप, ठीक है। तो डोम शेप सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलेंगे मुझे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अच्छा इसमें 3 माइक्रोस्कोपीज़ लिखनी होती है हमने रीनल में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लिखनी होती है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस लिखनी होती है, और लाइट माइक्रोस्कोपी लिखनी होती है। लाइट माइक्रोस्कोपी में तो जनरल फीचर्स लिखेंगे ना हम, जो हमें मॉर्फोलॉजी में मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मुझे ये पता चलेगा कि लोकेशन क्या है, अगर हमारे पास डिपॉजिट्स हैं तो उनकी लोकेशन क्या है। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे मुझे उन डिपॉजिट्स की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है कि उसकी कंपोजिशन किस तरह की है, ठीक है। तो मेरा सॉल्व हो रहा है ना, सिर्फ एक वर्ड और पीछे से जो हम पढ़ के आए हैं, जो हमने प्लान किया था, उस लिहाज से आई होप सो फिट बैठ रहा है, आपको समझ आ रही है अगर तो, ठीक है। तो मुझे ये भी पता चल गया कि अब ये कहाँ पे बनेंगे, सब एपिथेलियल। तो मेरा अगर मैं ग्राफ फिट करना चाहूँ इसको, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है, ये मुझे पता है कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम के साथ है, सारे फीचर्स मुझे पता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस का भी अब मुझे पता चल गया कि क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीज़ है, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्स किस तरह है उसकी डिटेल मैंने पहले बता दी और लोगों को। लाइट माइक्रोस्कोपी भी मैंने कहा था, जहाँ पे प्रोलिफरेटिव वर्ड लगा होता है वहाँ पे क्या होगा, हाइपर सेलुलैरिटी होगी, डिफ्यूज प्रोलिफरेशन हो रही है, एंडोथीलियल सेल्स की हो रही है, मेसेंजियल सेल्स की हो रही है, ठीक है। ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे पता है कि ये डेपोजिशन कहाँ पे हो रही है, ये जाके लग रही है एपिथीलियम के नीचे, सब एपिथीलियल। तो सब एपिथीलियल डोम शेप्ड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे मुझे लोकेशन पता चल जाएगी। और किस तरह होगी अपेयरेंस इसकी, हम्पी अपेयरेंस, ठीक है। अब मैंने जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस करनी है तो मुझे लाजमी सी बात है, इम्यून कॉम्प्लेक्स है, इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एंटीजन होती है, उसके बाद एंटीबॉडी होती है, और उसने क्या इंसाइट करना होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करना होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो आईजीजी एंटीबॉडीज़ होंगी, और क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कोई ना कोई पार्ट होगा। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट होता है ना। जब भी हमारे पास कोई भी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है, कौन सा पाथवे एक्टिवेट होता है, C3 वाला पाथवे। अब मैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पाथवे तो नहीं पढ़ाने लगा, C3, तो C3 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई। अब अगर मैं डिटेल में भी इसको कवर करूँगा तो यही चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पीछे से सारी चीज़ें समझ आई हुई हैं, सो दिस इज़ सो ईजी, ठीक है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसका दूसरा नाम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम के साथ अपेयर होता है, ठीक है। यूजुअली चिल्ड्रन के अंदर होता है, ठीक है, आफ्टर सोर थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है। सोर थ्रोट इन्फेक्शन के 2 से 3 वीक्स के बाद होता है, ठीक है। जनरल सिम्टम्स फीवर, मलेज, नोजिया वगैरह, और बाकी सारी जो सिम्टम्स होंगी वो कौन से वाली होंगी, नेफ्रेटिक सिंड्रोम वाली होंगी। हेमाटोयूरिया, ओलिगोयूरिया, पेरिऑर्बिटल एडीमा, ठीक है, वही बातें हैं ना।
और हेमाटोयूरिया की वजह से कलर किस तरह होगा, स्मोकी कलर्ड यूरिन, अक्सर सिनेरियो में यही लिखा होता है। ओके, अब अगर मैं आगे चलूँ तो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स पे क्या क्या मिलेगा, ब्लड के अंदर मुझे चीज़ें मिलेंगी, ASO, क्या ASU क्या है, एंटीबॉडीज़ है ना अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोका है, तो इसका टाइटर रेज्ड होगा। उसके अलावा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से C3 जो है वो सारे के सारे यहाँ लग रहे हैं, तो हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे इतनी बड़ी फाइंडिंग नहीं है। ब्लड यूरिया जो होगा वो रेज्ड होगा, क्यों, क्योंकि किडनी जो है वो प्रॉपरली फिल्टर ही नहीं कर रही, ग्लोमेरुलस की डिजीज़ है ना, तो यहाँ से नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि ब्लड को प्रॉपरली फिल्टर होके सारे का सारा यूरिया जो होता है यूरिन में चला जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो यूरिया जो होगा वो ब्लड के अंदर रेज्ड होगा, क्रिएटिनिन लेवल रेज्ड होंगे, ठीक है, यही सारी बातें हैं ना, ईजी है। पैथोजेनेसिस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल, उसकी एंटीजन आई, फ्रिंजाइटिस या स्किन इन्फेक्शन के बाद, ठीक है, वो चली गई कहाँ जाके डिपॉजिट हो गई, विजरल पोडोसाइट। अब मैं आपको दोबारा वो अगर बता दूं तो सबसे नीचे क्या थी, एंडोथीलियम अंदर की तरफ, ठीक है, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या होती है, विजरल लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल, जिसको हमने कहा था पोडोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है, पोडोसाइट्स, एंड फिर सबसे बाहर कौन सी होती है, प्राइटल लेयर। ऐसे ही था ना, तो ये कहाँ जाके डिपॉजिट हो रही हैं एंटीजन, ये एंटीजन ब्लड के थ्रू आई है और आके डिपॉजिट हो गया एपिथीलियम के नीचे, ठीक है, सब एपिथीलियल, सब एपिथीलियम, एपिथीलियम कौन है यहाँ पे, दो ही तो एपिथीलियम होती हैं, या प्राइटल होती है या विजरल होती है, जिसको हम पोडोसाइट कह रहे हैं, तो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गई, इसके पीछे पीछे दौड़ती हुई एंटीबॉडी आ गई, वो इसके साथ डिपॉजिट हो गई, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया इन C2। कौन सी एंटीजन है, ये वाली प्लांटेड एंटीजन है। अब सारा कॉन्सेप्ट आई होप तो सारा आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम पीछे से बहुत डिटेल में ये करके आए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वही लिखी हुई है, आप इसको एक दफ़ा बेशक रीड दे लें। ओके, देन मॉर्फोलॉजी पे वही बातें मैंने क्या बताया था, हाइपर सेलुलैरिटी हुई होगी, किस वजह से होती है वो सारी डिजीज़ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ल्यूमिन के अंदर क्या होगा, रेड कास्ट होगा, इंटस्टिशियम के अंदर एडीमा एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स इनफिल्ट्रेट होंगे। ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई काम नहीं कर रही सही तरह से, यहाँ से लीक हो रहे हैं, तो पीछे किधर जाना है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही जाना है ना, ठीक है। अगर ये ग्लोमेरुलस है, ये प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर रहा, ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, उसके बाद लूपोफेनले वगैरह में, ठीक है, ऐसे ही है ना, तो एडीमा इन्फ्लेमेशन वहाँ पे चली जाएगी। इम्यूनोफ्लोरेसेंस की तो IgG, IgM, C3 एंड हमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पार्ट मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी मिलेंगे, ठीक है, मेसेंजियम में भी मिलेंगे। ओके, सो पिक्चर में भी देख लें एक दफ़ा क्या हुआ है, आपको क्या नज़र आ रही है, कैपिलरी टफ्ट्स हैं, ठीक है, कैपिलरी टफ्ट्स में क्या नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्स नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, सारा कुछ है। मेसेंजियल सेल्स जो क्या हैं वो क्या हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हुए हैं, ऐसे ही है, कोई स्पेस यहाँ पे बची नहीं हुई है, पूरी टफ्ट जो है वो भरी हुई है। ओके, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैपिलरी का जो ल्यूमेन है या इनका जो ल्यूमेन है वो क्या हो रहा है, तंग हो रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखें तो कहाँ पे डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, एपिथीलियम, ये पोडोसाइट है ना, एपिथीलियम ही होती है ना, इसको हम दूसरा नाम क्या होता है पोडोसाइट्स का, कि ये क्या है, विजरल एपिथीलियम, ऐसे ही है ना, तो इसके नीचे हमें ये पिंक कलर में डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, ऐसे ही है। ओके, तो ये क्या है, एपिथीलियल डिपॉजिट्स मिल रहे हैं हमें, हम्प शेप्ड है, कैमल का हम्प देखा हुआ है ना, कैमल का हम्प, इतना अच्छा कैमल तो नहीं ड्रॉ किया, बट एनीवेज, तो ये वाला हम्प, ठीक है, कैमल का हम्प है, वैसे ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी मिल रहा है आपको कैमल के हम्प की तरह, ठीक है, ये छोटे छोटे पोडोसाइट्स हैं, बाकी इनके दरमियान डिपॉजिट्स हैं। अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस की तो ये किस तरह का नज़र आ रहा है, हैप्पैज़ार्ड से पैटर्न नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ पे ये डिपॉजिट्स हैं या वहाँ पे डाई जो है हमें ईजीली नज़र आ रहा है, ठीक है। होपफुली आपको ये एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्लियर होगी। हम नेक्स्ट डिजीज़ करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट डिजीज़।